बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर हमारी जो एक फिंगर टिप्स की सीरीज़ चल रही है उसका एक नेक्स्ट लेक्चर है जो कि इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 ऑन फिंगर टिप्स। इसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज वो भी हम देखेंगे क्योंकि एक जो सेक्शन हमारे इसके कम थे तो उसमें कुछ मैंने इंपॉर्टेंट जो केस लॉज और इसका जो बेसिक थीम है उसके हवाले से स्पेशली कुछ ऐसे सवाल जो आपके एडिशनल सेशन के पेपर में आते हैं या सिविल जज मजिस्ट्रेट वगैरह के पेपर में आते हैं उनको फोकस में रखते हुए कुछ केस लॉज भी हमने इसमें देखने हैं और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन और उसका जो क्रक्स इसमें एक्चुअल चीज़ें क्या होती हैं कि कहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि देखने में बहुत माइन्यूट सी होती हैं लेकिन जब तक हम उनको क्लैरिफाई नहीं करते तब तक कोर्ट हमें इस चीज़ का रिलीफ नहीं देता। तो वो तमाम चीज़ें हमने आज के लेक्चर में देखनी है। हमारा आज का जो लेक्चर सबसे पहले हम देखेंगे इसका शॉर्ट टाइटल और इसका जो एक्सटेंट या कमिटमेंट वो कब से क्या इसका सिलसिला है, फिर डेफिनेशन क्लास, फिर आ जाएंगे हम प्रिवेंशन ऑफ इलीगल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर जो एक चीज़ हमने देखनी है वो कुछ हमने देखना है कि ये रेमेडी क्यों किस वजह से प्रोवाइड की गई थी, पहली चीज़। सेकेंडली हम इसमें क्या देखेंगे कि ऑलरेडी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 8 और सेक्शन 9, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वो भी तो कोई ऐसी ही डिस्पोजेशन की रेमेडी हमें दे रहा था। तो उसके साथ इसको हमने क्यों ओरिजिनेट किया, उसकी वजह क्या है और क्या इसका बेसिक मकसद है, इसका थीम क्या है और इसके तहत जो हमारी कार्रवाई होगी वो किस तरह की कार्रवाई होगी। जस्ट अ मिनट। तो जो हमारी कार्रवाई इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत होगी इसमें और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 है वहां पर जो डिस्पोजेशन की प्रोविजन है इसमें और उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, ये चीज़ें आज हमने सारी देखनी है। पहले सिंपल हम इसका शॉर्ट टाइटल, डेफिनेटली इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है। 6 जुलाई 2005 को ये क्या हुआ था, 6 जुलाई 2005 इसका जो है वो प्रोमलगेशन हुआ था और उसके बाद ये होल ऑफ द पाकिस्तान पे एक्सटेंड करता है। सेक्शन 2 इसका कुछ डेफिनेशन क्लास की तरफ जाता है। जो मेन डेफिनेशन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एक जो इसमें डेफिनेशन दी गई है वो कोड। अब यहाँ पर कोड का क्या मतलब है और कोड का क्या मतलब है। यहाँ पर कोड का मतलब है CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड 1898। जहाँ पर वर्ड कोड आएगा तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये CRPC की बात हो रही है। और जब बात आएगी कोर्ट की तो यहाँ पर कोर्ट का मतलब क्या है, सेशन कोर्ट। यहाँ पर कोर्ट का मतलब क्या है, सेशन कोर्ट। जब भी ये कोर्ट का लफ्ज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, सेशन कोर्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑक्युपायर, ओनर और प्रॉपर्टी। ऑक्युपायर, ओनर और प्रॉपर्टी, ये हमारी इसकी डेफिनेशन क्लास की कुछ प्रोविजंस है। और ऑक्युपायर का मतलब कौन है, मीन्स द पर्सन हु इज इन लॉफुल पोजेशन। तो यहाँ पर ऑक्युपायर का मतलब कौन है कि जो बंदा इन पोजेशन है। इन कौन सी पोजेशन है, इन लॉफुल पोजेशन। जो इन लॉफुल पोजेशन होगा वो ऑक्युपायर कहलाएगा और जो दूसरा बंदा होगा वो क्या होगा, इलीगल डिस्पोजेसर या वो कहलाएगा लैंड ग्रैबर। और उसके बाद ओनर का क्या मतलब है, मीन्स द पर्सन एक्चुअली ओन्स द प्रॉपर्टी। जो एक्चुअल ओनर होगा उसके लिए ओनर का लफ्ज़ यूज़ किया गया। और प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये बात जहन में रख लें कि ये आपका जो कानून है ये किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो ये हमारा सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लास जिसने ये बताया कि जनाब कोर्ट का मतलब सेशन कोर्ट होगा, कोर्ट का मतलब CRPC होगा, प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जबकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जो प्रोविजंस है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी है। ओनर होगा जनाब जो एक्चुअल ओनर और ऑक्युपायर जो लॉफुल पोजेशन में शख्स होगा। अब मेन इसका जो सेक्शन है पहला वो कौन सा है, वो सेक्शन 3 है। अब सेक्शन 3 क्या कहता है, सेक्शन 3 हमें यह कहता है कि नो वन शेल एंटर इनटू आर अपॉन एनी प्रॉपर्टी टू डिस्पोजेस। पहली बात कि कोई भी शख्स किसी को डिस्पोजेस करने के इरादे से, दूसरी बात ग्रैब यानी कि कब्जा माफिया उसके ऊपर कब्जा करने के इरादे से, कंट्रोल और ऑक्युपाई। कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स की जमीन के ऊपर, किसी भी जमीन के ऊपर उसको डिस्पोजेस करने के लिए, ग्रैब करने के लिए, कंट्रोल और ऑक्युपाई विदाउट हैविंग लॉफुल अथॉरिटी। मींस अगर किसी के पास लॉफुल अथॉरिटी है तो वो ये काम कर सकता है। अगर लॉफुल अथॉरिटी नहीं है टू डू विद द इंटेंशन
तो यहां पर इंटेंशन का साबित करना जरूरी है। और इंटेंशन क्या होनी चाहिए? टू डिस्पोजेस, ग्रैब, कंट्रोल और ऑक्युपाई। ये सेम चीज कहां पर हुई? 2017 YLR और उसका नोट जो है वो 201, उसने ये सेम चीज को कहा कि भाई इसके दो असेंशियल्स हैं। कौन कौन से दो असेंशियल्स हैं? कि डिस्पोजेशन, पहला क्या होना चाहिए? एक्ट ऑफ डिस्पोजेशन, ग्रैबिंग और कंट्रोल। पहला असेंशियल क्या है? कि इसमें एक्ट होना चाहिए ऑफ डिस्पोजेसिंग, ग्रैब और कंट्रोल। और दूसरा क्या होना चाहिए? इंटेंशन होना चाहिए उसके अंदर, विदाउट इंटेंशन नहीं। इंटेंशन का होना जरूरी है। और किस चीज की इंटेंशन? टू डिस्पोजेस, ग्रैब। जो एक्ट है डिस्पोजेशन का वो एक इंटेंशनल एक्ट होना चाहिए। अब यहां पर कुछ डिस्प्यूटेड केस लास्ट भी आए कि जिसने इस पूरे के पूरे जो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है उसको महदूद किया ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ लैंड ग्रैबर, कब्जा माफिया के खिलाफ, कि जी ये सिर्फ इन्वोक हो सकता है तो कब्जा माफिया के खिलाफ हो सकता है। और फिर लैंड ग्रैबर को भी एक्सप्लेन कर दिया कि लैंड ग्रैबर वो शख्स होगा जो ऑलरेडी क्या कर चुका है, जो ऑलरेडी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और ऑन द रिकॉर्ड उसके खिलाफ कोई FIR कट चुकी है, तो उसके खिलाफ आप ये चीज इन्वोक कर सकते हैं। हर शख्स के खिलाफ ये इन्वोक नहीं की जा सकती। बट जब हम इसके डीपर व्यू में जाते हैं तो ग्रैब का लफ्ज ये एक वन वर्ड है और लेजिस्लेचर नेवर वेस्ट हिज वर्ड्स। जब हम लेजिस्लेचर नेवर वेस्ट हिज वर्ड की बात करते हैं तो यहां पर क्या है कि नो वन शेल एंटर इनटू और अपॉन एनी प्रॉपर्टी टू डिस्पोजेस। और फिर इसी की एक जब हम क्लास पढ़ते हैं कि जहां पर सेक्शन 3 और उसकी क्लास 1 डिस्पोजेशन के लिए अप्लाई होगी तो वहां पर तो सजा 10 साल है। और जहां पर इसके अलावा कोई, मतलब इसके अलावा भी डिस्पोजेशन के ऊपर आप इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत कार्रवाई करवा सकते हैं, तो फिर इसको लैंड ग्रैबर तक महदूद कर देना ये एक रॉन्ग डिसीजन है। इसको हम लैंड ग्रैबर तक नहीं ला सकते, क्योंकि जब हम इसकी सेक्शन 3 की कुछ प्रोविजंस पढ़ते हैं तो सेक्शन 3 की प्रोविजंस ये में क्या करती हैं, फर्दर इसके बारे में कुछ और चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं। और वो कौन है कि जो शख्स सेक्शन 3 के इस क्लास के मुताबिक ये काम करेगा तो उसको तो सजा कितनी है, पनिशमेंट उसकी कितनी है? इसकी 2 पनिशमेंट्स हैं। जब 3 प्रोविजन 1 पे आएगा तो 10 ईयर्स, और अगर कोई तरीके से वो किसी को डिस्पोजेस करेगा तो 3 ईयर्स। मतलब इस कानून का स्कोप नॉट ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ द लैंड माफिया, कब्जा माफिया, लैंड ग्रैबर्स, बल्कि इसका एक्सटेंट उससे बढ़कर है। अगर इसके हवाले से मैं खाली आपको ये बताऊं कि जैसे आपका सेक्शन 3 क्या कहता है कि whoever contravenes the provisions of the subsection 1 shall without prejudice to any punishment, बाकी जो पनिशमेंट्स होंगी वो होंगी 10 साल तक उसको सजा होगी। यहां पर क्या है, 10 साल तक का सजा का जिक्र है कि जो शख्स ये काम करेगा, मतलब एक्ट ऑफ डिस्पोजेशन करेगा इंटेंशनली, उसको 10 साल तक की सजा दी जाएगी। और इसका जो सेकंड प्रोविजन है कि whoever forcibly wrongfully disposes any owner or occupier of the property and his act does not fall within sub clause 1, तो मतलब कुछ ऐसे एक्ट्स, ये मैंने क्या लिखा है कि सब क्लास 1 है, इसकी सेक्शन 3 की क्लास मैंने क्या लिखी है 1, तो क्लास 1 के अलावा भी अगर कोई और तरीके से कोई किसी को डिस्पोजेस करेगा तो उस सूरत में भी क्या है, उस सूरत में उसको 3 साल तक की क्या हो सकती है, उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है अगर कोई इससे हटकर। तो मतलब एक तो ये तरीकाकार है, तो इस सेक्शन 3 क्लास 1 को हमने डिस्पोजेस, ग्रैब और खाली कंट्रोल नहीं, इससे हटकर कोर्ट भी डिटरमिन करेगा कि क्या इस शख्स का जो एक्ट है वो यहाँ पे फॉल करता है, क्या वो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की उस कॉग्निजेंस में आता है। अगर आता है, इससे हटकर है, तो फिर भी वो क्या कर सकता है, 3 साल तक की उसको सजा दी जा सकती है। तो इट मीन्स टू कन्फाइन illegal dispossession act only up to the extent of the land grabbers, habitual land grabbers. It was total wrong decision of the court, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल दो यासिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट थी कि जिसमें उन्होंने इसको कन्फाइन किया था सिर्फ लैंड ग्रैबर्स की हद तक, जो रिवर्ट हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर। अभी ये सिर्फ लैंड ग्रैबर की बात नहीं की जा रही, इसका जो स्कोप है इट इज़ वाइडर देन दैट लैंड ग्रैबर। फिर उसके बाद इसकी जो सज़ा की अगर हम बात करें, जो शख्स वायलेशन करता है सेक्शन 3 की, तो सेक्शन 3 की जो वायलेशन करेगा तो उसकी जो पुनिशमेंट है, वो पुनिशमेंट क्या है, उसकी पुनिशमेंट अगर तो वो 3 क्लास 1 में फॉल करेगा तो 10 ईयर्स, और अगर वो उसमें फॉल नहीं करेगा तो उसकी सज़ा क्या है 3 साल। टोटल इसमें जो सज़ा बयान की गई है वो 10 और 3, और अगर किसी और में उसका वो ऑफेंस फॉल करेगा, ऑफेंस कैसे फॉल करेगा, मतलब अगर उसने कोई और ऐसे तोड़ फोड़ कुछ ऐसा नुकसान रसानी
427 पीपीसी वगैरह बाकी ऑफेंसेस उसके ऊपर वैसे के वैसे एप्लीकेबल होंगे। मोर ओवर 544A CRPC जो किसके मुतल्लिक है, कंपनसेशन, जो कहता है कि जब भी कोई मर्डर होगा या मर्डर के अलावा हर्ट होगा, लेकिन यहां पर तो मर्डर हर्ट नहीं, इंजरी है। कौन सी इंजरी है? कोई मेंटल एंग्विश है, मेंटल एग्नी है, या कोई भी डिस्ट्रक्शन है, और डिस्ट्रक्शन आर लॉस है किसको? टू प्रॉपर्टी। जब कोई शख्स किसी को कोई प्रॉपर्टी को लॉस करेगा या कोई मेंटल इंजरी पहुंचाएगा तो वो उसको कंपनसेट करेगा। तो यहां पर क्या चीज है? यहां पर ये दोनों चीजें मौजूद है पनिशमेंट के अंदर कि 10 साल तक की सजा है, या उसके अलावा क्या है, 10 साल के अलावा सेकंड जो इसकी पनिशमेंट है वो 3 साल, और उसके बाद कंपनसेशन है 544A CRPC के मुताबिक कि जो कोई ये एक्ट ऑफ करेगा डिस्पोजेशन, जिसको इलीगली डिस्पोजेस करेगा इंटेंशनल तरीके के साथ, तो उसको क्या होगा? उस शख्स को इस कानून के मुताबिक अगर वो क्लास 1 में है तो 10 साल, क्लास 1 में फाल नहीं करता तो 3 साल, और उसके अलावा 544A के मुताबिक कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी। किसको? जो डिस्पोजेस करेगा, लैंड ग्रैब करेगा, कंट्रोल और ऑक्युपाई करेगा। अब यहां पर जो चीज एक जो मेनली एग्जामिनेशन में पूछी जाती है कि भाई जो बाकी भी रेमेडीज थी तो यहां पर ये क्या है, अब इसमें और उस रेमेडी के अंदर क्या फर्क है, ये चीजें हम देखेंगे। 2010 SCMR 1254, 2010 SCMR 1254 के मुताबिक कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको सेक्शन 8 और 9 की रेमेडी देता है, वो भी रेमेडी क्या है? वो भी रेमेडी अगेंस्ट किसके है? अगेंस्ट इलीगल डिस्पोजेशन है। तो वो जो रेमेडी है, और उसके अलावा जो आपकी रेमेडी यहां पर किधर है? सेक्शन 3 की इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की जो रेमेडी है, इसमें एक्चुअल पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? अब यहां पर हमने अभी डेफिनेशन क्लास पढ़ी है कि ओनर का मतलब क्या है? लॉफुल ओनर। ऑक्युपायर का मतलब क्या है? लॉफुल पोजेसर। ये जो आपका सेक्शन 3 है ये अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर? लॉफुल पोजेसर के ऊपर। ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया 2010 SCMR 1254 ने कि सेक्शन 3 गिव्स द रेमेडी ओनली टू द लॉफुल पोजेसर। वेयर हमने पढ़ा था कि ये जो सेक्शन 8 था, जो 9 था, हमने जो एक समरी प्रोसीजर यहां पे पढ़ा था, जो हमने यहां का समरी प्रोसीजर पढ़ा था, वहां पर हमने क्या देखा था? वहां पर हमने समरी प्रोसीजर के अंदर एक बात देखी थी, जो सेक्शन 9 का जो रिलीफ है, 8 तो एक लॉन्ग रिलीफ था ना, सेक्शन 9 का रिलीफ क्या था कि वो ये कहता था कि भाई वो पोजेसर होना चाहिए, और उसने कहा कि बस पोजेसर, चाहे वो राइटफुल पोजेसर था चाहे वो रॉन्गफुल पोजेसर था। तो अब पहला फर्क क्या आ गया? पहला फर्क ये आ गया, सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट गिव्स द रेमेडी टू एनी पोजेसर, आइदर ही इज राइटफुल पोजेसर और रॉन्गफुल पोजेसर। अगर उसको इलीगली डिस्पोजेस किया जाएगा तो उसको वापस सेट इनटू पोजेशन कर देगा। लेकिन सेक्शन 3 इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट प्रोवाइड्स रेमेडी ओनली टू द लॉफुल पोजेसर। पहला फर्क ये आ गया जो कि 2010 SCMR 1254 ने एक्सप्लेन किया। मोर ओवर क्या है कि ये जो प्रोसीडिंग है आपकी, ये अगर हम देखें 2007 PCR LJ पेज 1784, तो ये दर हकीकत ये तो हमारी सिविल लिटिगेशन है, और हमें पता है हमारे मुल्क में सिविल लिटिगेशन किस तरीके के साथ चलती है। तो ये जो ये रेमेडी यहां पर स्पेसिफिक रिलीफ इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट देता है, ये एक क्रिमिनल रेमेडी है, और क्रिमिनल रेमेडी होने की वजह से ये क्विक रिलीफ है, एडिक्वेट रिलीफ है, कि जो आपको जल्द अज जल्द, इसका जो बेसिक मकसद है कि इन मामलात को जल्द अज जल्द टैकल करना, और जो एक कब्जा माफिया ग्रुप है उसके ऊपर कंट्रोल पाना, उनकी एक्टिविटीज़ को एट वंस स्टॉप करना। और जो राइटफुल पोजेसर, ये सिर्फ प्रोटेक्शन किसको देता है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग के जरिए से राइटफुल पोजेसर को एक जो है वो प्रोटेक्शन देता है। जबकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 9 वो कहता था बस पोजेशन होनी चाहिए, और फिर 6 महीने का टाइम होना चाहिए, और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? इलीगल डिस्पोजेशन होनी चाहिए। और उसके पीछे वजह क्या बता रहा था? वजह ये बता रहा था कि भाई अगर कोई गलत तरीके से बैठा तो उसको कानूनी तरीके से आप निकालो। नो पर्सन कैन बी लेट टू टेक द लॉ इनटू हिज हैंड्स। ये इसके पीछे विजडम था सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के पीछे।
बट जब हम बात करते हैं सेक्शन 3 इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, वो कहता है सिर्फ लॉफुल पोजेसर को प्रोटेक्शन है कि अगर कोई बंदा किसी लॉफुल पोजेसर को इलीगली डिस्पोजेस करेगा तो आप क्या करेंगे, आप सेक्शन 3 के तहत क्या करेंगे, मुकदमा करेंगे। अब सवाल ये उठा कि ये तो हमें पता चल गया कि सेक्शन 3 क्या है, ये एक क्रिमिनल रेमेडी है, लेकिन अब ये रेमेडी हमें देगा कौन? क्या हम मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कौन सा ऐसा शख्स होगा जो इसके हवाले से क्या करेगा, जो इसके हवाले से हमें रेमेडी देगा? तो यहाँ पे कॉग्निजेंस की बात आ गई। सेक्शन 4 डील करता है जनाब कि कौन इसकी कॉग्निजेंस लेगा, किसकी कॉग्निजेंस लेगा? इस इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के हवाले से कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कौन लेगा? हमने क्या पढ़ा था, कोर्ट का मतलब क्या है, सेशन कोर्ट। तो ये जो आपका मामला चलेगा वो कहां पर चलेगा, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट। तो अब ये किस तरह चलेगा? क्रिमिनल तो हो गया, क्रिमिनल में तो एफआईआर भी होती है और क्रिमिनल में तो कंप्लेंट भी होती है। अब ये एक और आपके बहुत बड़े सवाल का जवाब आ गया कि क्या सेशन कोर्ट कंप्लेंट सुन सकता है? अंडर सीआरपीसी जो प्रोविजन मौजूद है वो तो सिर्फ किसके लिए है, वो तो मौजूद है आपके मजिस्ट्रेट के लिए। तो लेकिन जब हम पढ़ते हैं इस प्रोसीजर को और हम देखते हैं इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट को, तो ये कहता है कि भाई ये जो कॉग्निजेंस है वो कौन लेगा, सेशन कोर्ट लेगा। और किस तरह लेगा, ये कंप्लेंट के तौर पर लेगा। कंप्लेंट के तौर पर क्यों लेगा? क्योंकि इट विल बी अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें क्या है, नाकाबिले दस्तरअंदाजी, पुलिस के नॉट अरेस्ट विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, विदाउट वारंट ऑफ द कोर्ट, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह मूव करेगा। कंप्लेंट की सूरत में, इस्तगासा की सूरत में मूव करेगा। अब बात आया कि जब ये इस्तगासा की सूरत में मूव करेगा तो क्या होगा? पीएलडी 2006 कराची 221 पेज इसको एक्सप्लेन करता है कि भाई जो इस्तगासा के अंदर, जैसे इस्तगासा में एविडेंस रिकॉर्ड करना कोर्ट बाइंड नहीं है, हाँ अगर वो ज़रूरी समझे तो रिकॉर्ड कर भी सकता है। तो यहाँ पर भी सेम वही है। और मजीद सेक्शन 9 में चले जाए, एप्लीकेशन ऑफ द कोड, और कोड कौन सा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे सेक्शन 9 के हवाले से इसको पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ कोड है, कौन सा कोड है, सीआरपीसी इसके ऊपर अप्लाई होती है। तो मतलब ये कॉग्निजेंस जो आपका सेशन कोर्ट लेगा, कंप्लेंट के तौर पर लेगा। तो कंप्लेंट का जो प्रोसीजर हमने क्या पढ़ा था, 200 से लेकर 205 तक जो एक प्रोसीजर ऑफ कंप्लेंट पढ़ा था हमने सीआरपीसी के अंदर। मजिस्ट्रेट जिस तरीके से कंप्लेंट सुनता है, द सेम प्रोसीजर विल बी अडॉप्टेड बाय द सेशन कोर्ट व्हाइल टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट। और वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के तौर पर उसको कंप्लेंट के तौर पर डील करेगा। ये इसका एक बेसिक जो है वो क्या हो गया, एक बेसिक एक इसके और पॉइंट हो गया। अब आगे चलते हैं जनाब, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या होगा। अब यहां पर क्या हुआ, कॉग्निजेंस किसने ली है, कॉग्निजेंस ली है आपके सेशन कोर्ट ने। अब अगर सेशन कोर्ट ने कॉग्निजेंस ली है तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? अब हमें एक चीज तो पता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन तो हमेशा कौन करता है, इन्वेस्टिगेशन तो भाई पुलिस करता है। तो हमें सेक्शन 5 क्या बताएगा, वो कहता है कि जनाब जब कोई सेशन कोर्ट इसकी कॉग्निजेंस लेगा, उसके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि वो पुलिस को कहे कि भाई तुम इस मामले की क्या करो, इन्वेस्टिगेशन करो। पहला तरीका सेक्शन 5 के मुताबिक क्या है कि वो क्या कहेगा कि किसी भी पुलिस ऑफिसर को कहेगा कि भाई तुम इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, और वो भी कितने दिन के अंदर, 15 डेज का टाइम होगा कि 15 डेज में इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन करो और मुझे रिपोर्ट जमा करो। अगला ये है कि वो यहां पर इंक्वायरी के लिए भी कह सकता है। किसको कह सकता है, इंक्वायरी के लिए मजिस्ट्रेट को भी कह सकता है, और इंक्वायरी के लिए वो किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई आपका इस तरह का मुकदमा आता है इलीगल डिस्पोजेशन का, तो सेशन कोर्ट क्या करता है, एक रिपोर्ट कॉल करता है पुलिस के एसएचओ से और आपके तहसीलदार से। तहसीलदार से वो रेवेन्यू रिकॉर्ड मंगवाता है कि ज़रा रेवेन्यू रिकॉर्ड तो लेकर आए कि ज़मीन किसकी मलकियत है, इसका एक्चुअल ओनर एज़ पर द रजिस्ट्रार रिकॉर्ड जो मौजूद है, जो आपका लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक इसका ओनर कौन है। और फिर पुलिस से कहता है कि जाओ यार जाकर सिचुएशन भी देखो कि वो जो बंदा जिसने इसके ऊपर कब्जा किया है वो कौन बंदा है, उसने कैसे कब्जा किया है, क्यों कब्जा किया है। तो यहाँ पर प्रोसीजर क्या है कि 15 दिन के अंदर वो यहाँ पर रिपोर्ट कॉल कर लेगा, और रिपोर्ट कॉल करने के बाद ये क्या करेगा, ये जो प्रोसीडिंग है आपकी वो डे टू डे चलेगी। और 60 डेज के अंदर, अगर 60 डेज में कंप्लीट नहीं होगा
तो उसको हाई कोर्ट को बताना पड़ेगा, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, बट जो प्रोसीजर कहता है अब होना यही चाहिए कि जब 60 डेज है तो इट मस्ट बी 60 डेज बाय ऑल मीन्स। कोई एक्सेप्शनल कंडीशन उसमें इसको 60 से ऊपर जाना चाहिए, बट 60 में ये चीज़ें चल नहीं रही होती। डे टू डे प्रोसीडिंग है और नो एडजॉर्नमेंट है, कोई किसी किस्म की पेशी इसमें तारीख नहीं होगी, नो एडजॉर्नमेंट है। और नो एडजॉर्नमेंट के साथ फर्दर क्या है कि अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मैक्सिमम 7 डेज़ की एडजॉर्नमेंट इसके साथ हो सकती है, और उसके बाद इससे ज़्यादा कोई भी जो है वो नहीं हो सकती। इसकी क्या है कि इसके ज़्यादा इसकी किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं हो सकती। ये एक इसका इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल का एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि पुलिस और इंक्वायरी करवाई जाएगी मजिस्ट्रेट और रेवेन्यू अफसर से, पुलिस से करवाई जाएगी इन्वेस्टिगेशन, 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, डे टू डे बेसिस पर इसको सुना जाएगा, 60 डेज़ के अंदर इस मुकदमे को ख़त्म किया जाएगा और कोई एडजॉर्नमेंट नहीं होगी। अगर ज़रूरत होगी तो मैक्सिमम एडजॉर्नमेंट 7 डेज़ का होगा। और ऑन द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल अगर ये पता चला कि यार ये सारा मामला झूठा था, कि ये सारा क्या था, ये एक फॉल्स, एक आपका क्या था, फॉल्स एक केस ड्रा किया गया था, ये सारा का सारा जो कंप्लेंट था वो फॉल्स था, प्रोसीडिंग फॉल्स बेसिस पर आई थी, तो इस सूरत में क्या किया जा सकता है, 5 लाख जुर्माना, 500,000 फाइन, यानी कि जिस शख्स ने जो कंप्लेनेंट है उसको 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है। अगर कोई कंप्लेनेंट फॉल्स कंप्लेंट करेगा तो फॉल्स कंप्लेंट की सूरत में सेक्शन 5 क्या कहता है, 5 लाख तक जुर्माना उस शख्स को हो सकता है। तो अब कितने कितने जुर्माने आए, एक 544A के तहत किसी को भी कंपनसेशन सेक्शन 3 के अंडर, और सेक्शन 5 कहता है कि जनाब क्या होगा, 5 लाख तक जुर्माना किसी भी शख्स को दिया जा सकता है। अब आगे पावर टू अटैच द प्रॉपर्टी। अब ये पावर टू अटैच द प्रॉपर्टी क्या है कि अब अगर यहाँ पर लगता है, अदालत को ज़रूरी लगता है कि जी ये जो दोनों बंदे जो डिस्प्यूट के अंदर हैं, इन दोनों में से कोई भी शख्स लॉफुल पोजेसर के उस दायरा कार में नहीं आता। सेक्शन 6 क्या कहता है, पावर टू अटैच, और वो बताता है कि नो पर्सन, जो हमारे पर्सन अदालत में आए हैं, नो पर्सन कैन बी कॉल्ड, कैन बी कंसीडर्ड आ लॉफुल पोजेसर। शर्त यह है कि लॉफुल पोजेसर को रिलीफ देना है हमने खाली, और किसी को नहीं देना। और अगर कोर्ट ये कहता है कि यार नो पर्सन कैन बी कॉल्ड एज अ लॉफुल पोजेसर, तो वो क्या करेगा, वो प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगा। भाई प्रॉपर्टी को करते हैं अटैच, और फिर वो उसको फर्दर उसको एडमिनिस्टर करने के लिए जो ज़रूरी आर्डर होगा वो पास करेगा। तो प्रॉपर्टी को अटैच भी किया जा सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर किसी के हवाले की जाएगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके हवाले की जाएगी, लॉफुल पोजेसर, क्योंकि आपका ये कानून कंप्लेंट की सूरत में अगर प्रोटेक्शन देता है तो किसको देता है, सिर्फ और सिर्फ लॉफुल पोजेसर को देता है। अब एक और इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो मेन इसका क्रक्स है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर एक बहुत अहम चीज़ मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा, और वो क्या, एविक्शन एंड रिकवरी एज इंटरिम रिलीफ। सेक्शन 7, एविक्शन एंड रिकवरी एज इंटरिम रिलीफ। इसमें क्या है, इसमें यह है कि जो कंप्लेनेंट है वो कंप्लेनेंट एक दरख्वास्त देता है कोर्ट को सेक्शन 7 के तहत कि जनाब अंडर सेक्शन 7 आप मुझे क्या करें, इंटरिम रिलीफ के तौर पर मुझे इसकी पोजेशन लेकर आप दें। तो जब वो इंटरिम रिलीफ में उसकी पोजेशन मांगता है और अदालत को प्रिमा फेशी बताता है कि जनाब उस शख्स को क्या होना चाहिए, उस शख्स को उसके पास प्रिमा फेशी पोजेशन थी। शर्त यह है कि वो अपनी प्रिमा फेशी पोजेशन शो करे और कहे कि जनाब मेरी प्रिमा फेशी पोजेशन भी थी, मैं मोस्ट लाइकली लॉफुल ओनर भी हूँ, ये तो पहली शर्त है, लॉफुल पोजेसर भी हूँ, और उसके बाद मेरे पास प्रिमा फेशी पोजेशन भी थी, लिहाजा मुझे पोजेशन क्या करके दी जाए, रिस्टोर करके दी जाए। तो अदालत क्या करेगी यहाँ पर, अब जो इसका मेन जो चीज़ मैंने इफ़ ड्यूरिंग ट्रायल, सारा फोकस इस पहले लफ्ज़ के ऊपर, वो कैसे, उसको हम डिस्कस करते हैं किसके हवाले से, 2016 PCRLJ पेज 672 और मेनली 2015 YLR 715। यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया कि ये जो सेक्शन 7 की रेमेडी है ना, सेक्शन 7 की रेमेडी इज़ अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द ट्रायल। मतलब ट्रायल कब स्टार्ट होगा, अब अगली बात,
अब यहाँ पर इस केस लॉ के अंदर एक्सप्लेन किया गया कि भाई अगर किसी सेशन कोर्ट, क्योंकि सेशन कोर्ट इसको सुन रहा है ना, अगर सेशन कोर्ट ने क्या किया, सेशन कोर्ट ने किसी को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए ट्रायल के लिए क्या किए, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए, 265 के अंदर डॉक्यूमेंट्स उसको दे दिए। लेकिन डॉक्यूमेंट का क्या मतलब, ट्रायल स्टार्ट हो गया? नहीं, ट्रायल तो स्टार्ट होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से। और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज क्या होता है कि पहले आप उसको डॉक्यूमेंट देते हैं अक्यूज को, फिर कम से कम 7 डेज वेट करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद आपका ट्रायल क्या होता है, कमेंस होता है। और अगर किसी को इंटरम रिलीफ देना है ओनली ड्यूरिंग ट्रायल, पॉइंट समझ ले, हुआ क्या, हुआ ये कि मुकदमा फाइल हुआ, साथ ही उस शख्स ने इंटरम रिलीफ की दरख्वास्त दी और कोर्ट ने उसको इंटरम रिलीफ ग्रांट करते हुए ऑर्डर कर दिया कि इसको पोजेशन दे दो। और पोजेशन उसको देनी भी कैसी है, पोजेशन इस तरह उसको देनी है कि पहले तो सिंपल उस बंदे को कहा जाएगा कि भाई इसको पोजेशन दो, पहले नंबर पे सिंपली कि भाई पोजेशन दे दो। अगर वो नहीं देता तो फिर कोई भी जो पुलिस ऑफिसर है उसको डायरेक्ट किया जा सकता है कि आप पोजेशन लेकर दो, और इसके लिए जो एक रीजनेबल फोर्स है वो भी आप इस्तेमाल करो इस शख्स को यहाँ से निकाल कर उसको इंटरम रिलीफ के तौर पर पोजेशन देने के लिए। बट ये सेक्शन 7 इंटरम रिलीफ कैन ओनली बी सॉट ड्यूरिंग ट्रायल, मतलब ट्रायल से पहले। यहाँ पर इस केस लॉ में ये डिसाइड किया गया कि कोर्ट ने ट्रायल से पहले ही क्या किया था, इवन कि उसने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए थे बट फ्रेमिंग ऑफ चार्ज तो नहीं हुआ। तो अगर कोर्ट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर चुका है उसके बावजूद ये रिलीफ नहीं दे सकता जब तक ट्रायल कमेंस ना हो जाए, क्योंकि सेक्शन 7 इस रेमेडी को कन्फाइन करता है कि ड्यूरिंग ट्रायल, शर्त है कि ड्यूरिंग ट्रायल आप इंटरम रिलीफ के तौर पर क्या कर सकते हैं, वो पोजेशन उससे ले सकते हैं। और उसके बाद हमारा इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 8 आ जाता है, जो किसके साथ डील करता है जनाब, जो फर्दर इसके लास्ट हमारे पास है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू ओनर। ये कब होगा कि जब अदालत इस फैसले पर पहुंचेगी कि ये वाकई ये शख्स जो है वो पोजेसर, जिसने दरख्वास्त दी है कंप्लेनेंट ने, यही राइटफुल पोजेसर था, ओनर था, तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू ओनर, डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू ओनर एट द एंड ऑफ द ट्रायल। सेक्शन 8 क्या कहता है, वो ये कहता है कि कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट एट द एंड ऑफ द ट्रायल इसका ऑर्डर करेगा कि प्रॉपर्टी को रेस्टोर कर दिया जाए। और अगर वो प्रॉपर्टी को रिस्टोर करने के लिए वही सारी मेजर्स कि पुलिस ऑफिसर के जरिए से, रीजनेबल फोर्स के जरिए से प्रॉपर्टीज को क्या करवा दी जाएगी, रिस्टोर करवा दी जाएगी। और यहाँ पर अगर फॉल्स कंप्लेंट किसी ने की थी तो फॉल्स कंप्लेनेंट था, अब दोनों चीज़ें ना, फॉल्स कंप्लेनेंट के साथ डील किया, सेक्शन 5 ने 5 लाख जुर्माना था। और अगर वो एक्चुअल उसको वो कंप्लेंट को विन कर लेता है और वो उसको इस्टेब्लिश कर देता है तो उस सूरत में सेक्शन 8 कहता है कि ये डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो जाएगी, उसको उसकी जो पोजेशन है वो रिस्टोर कर दी जाएगी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा फॉल्ट था कि इस हद तक 2017 से पहले तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया दैट व्हाट इज द मेन प्रोसीजर फॉल्ट इन द इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, वो ये था दैट देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ एनी अपील अवेलेबल इन दिस इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट। बट 2017 के अंदर एक 8A की सूरत में एक सेक्शन इंसर्ट किया गया और उसमें अपील की ऑप्शन दी गई। और अपील के अंदर क्या किया गया, अपील के अंदर 30 डेज का टाइम दिया गया, दैट विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज डेफिनेटली सेशन ने ट्रायल सुना तो अपील कहाँ पर चली जाएगी, आपकी हाई कोर्ट के अंदर अपील चली जाएगी। और सेक्शन 9 ने हमें ऑलरेडी बता दिया कि जनाब आपको पूरी जो प्रोविजन है, किसकी प्रोविजन है, आपकी प्रोविजन ऑफ द CRPC विल अप्लाई ऑन दिस एक्ट। सिंपल अगर हम इसको वापस लेकर आए तो क्या है, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट एक क्रिमिनल रेमेडी है। कंप्लेंट की सूरत में सेशन कोर्ट के अंदर आप जाकर एक कंप्लेंट फाइल करेंगे कि अगर कोई बंदा इंटेंशनली आपको डिस्पोजेस करता है, ऑक्युपाई करता है, कोई लैंड ग्रैबर है ख़ास तौर पर जो आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा माफिया है और आपके उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर वो कब्ज़ा करने की कोशिश करता है, कब्ज़ा करता है, उस सूरत में आप जाएंगे और जाकर अदालत में एक इस्तग़ासा फाइल करेंगे कि जनाब इस शख्स ने सेक्शन 3 इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है। अब जब उसको दरख्वास्त मिलेगी तो दरख्वास्त आपने कैसे देनी है, सेक्शन 4 कहता है कि सेशन कोर्ट को कंप्लेंट की सूरत में देनी है और सेक्शन 5 बताता है कि उसके ऊपर वो क्या करेगा सेशन, कि पुलिस को 15 दिन का टाइम दे देगा या फिर इंक्वायरी के लिए जो रेवेन्यू अफसर तहसीलदार वगैरह से रिपोर्ट कॉल कर लेगा या मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी का आर्डर दे देगा, डे टू डे उसकी हियरिंग सुनेगा, विद इन 60 डेज इस मामले को हल करेगा।
एडजॉर्नमेंट नहीं होगी, अगर होगी भी तो 7 दिन से ज़्यादा एडजॉर्नमेंट नहीं होगी। और अगर उस सेशन जज को ज़रूरी लगेगा तो वो क्या करेगा, वो प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकता है। क्यों? अगर उसका कोई दोनों जो क्लेमेंट, जो एक बंदा इस वक्त कब्जे में है और जो इलीगल डिस्पोजेशन का जो है वो कंप्लेंट फाइल कर रहा है, अगर दोनों में से कोई भी बंदा लॉफुल पोजेसर नहीं ले तो कोर्ट वो प्रॉपर्टी अटैच कर लेगी, क्योंकि दिस रेमेडी इज ओनली अवेलेबल टू द लॉफुल पोजेसर्स। और फिर अगर किसी लॉफुल पोजेसर को डिस्पोजेस किया जाए तो अंडर सेक्शन 7 ड्यूरिंग ट्रायल, ओनली ड्यूरिंग ट्रायल वो दरखास्त देगा फॉर द इंटरम पोजेशन, रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन। अगर कोर्ट को लगता है कि वाकई ये लॉफुल पोजेसर था, इसका प्राइमा फेशियाई केस है, इसको वाकई वहाँ से इलीगली डिस्पोजेस किया गया है, तो वो इंटरम रिलीफ के तौर पर ऑर्डर कर देगा कि इस शख्स को वापस प्रॉपर्टी को रिस्टोर किया जाए। और अगर रीजनेबल फोर्स, वो पुलिस के जरिए से उसको इख्तियार दिया जा सकता है कि रीजनेबल फोर्स के जरिए से इस बंदे को एविक्ट करवाया जाए। और फाइनली सेक्शन 8, तो अगर सेक्शन 7 के तहत ऑलरेडी किसी को प्रॉपर्टी की पोजीशन दी जा चुकी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दी गई और वो बंदा फिर इस ट्रायल में अपने केस को इस्टेब्लिश करता है तो सेक्शन 8 के तहत प्रॉपर्टी वापस रिस्टोर कर दी जाएगी। वही सेम पुलिस वाला तरीका, उसके साथ जो है ना पहले सॉफ्ट मेजर्स फिर हार्ड मेजर्स के जरिए से उसको प्रॉपर्टी वापस की जाएगी। और मोर ओवर यहाँ पर क्या होगा, मोर ओवर यह है कि CRPC एज इट इज़ आपका जो एप्लीकेशन है उसका होगा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस वाज ऑल अबाउट इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट। इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो ऑनलाइन क्लासेस वाले, कल सैटरडे है, हम QSO अपना कंप्लीट कर चुके हैं, CPC हमारा कंप्लीट हो चुका है और साथ कंप्लीट हो गया इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट। तो कल लेकिन हमारा जो टेस्ट होगा, एक क्वेश्चन इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट से होगा और उसके बाद फर्दर कानून शहादत ऑर्डर, ये आपका कल का टास्क है। कल इंशाल्लाह हमारा एग्जाम जो है वो ऑलमोस्ट 3 बजे मैं आप लोगों को पेपर दूंगा और फिर फर्दर उसका जो है वो चेकिंग शेड्यूल मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।